हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया था प्री स्टडी जोन, उस प्री स्टडी जोन के अंदर हमने फिजिक्स का पहला चैप्टर कवर किया था। क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उस चैप्टर को हम लोगों ने दो पर्टिकुलर पार्ट्स में कवर किया था। अगर आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसेस। अभी तक तो शुरू करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस, देयर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो हर चार्ज एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। हम लोगों ने देख लिया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। फोर्स किस वजह से लगता है? फोर्स इस वजह से लगता है जस्ट बिकॉज हर एक पर्टिकुलर चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फील्ड लाइंस, हम चार्ज से जितनी दूर जाते जाएंगे फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाएगी। अब बात आती है कि अगर अब हम चार्ज को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पे लेके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वर्क हो रहा होगा। अब वर्क हो रहा होगा तो वही वर्क जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो रहा होगा। तो ये जो पूरा लेक्चर है, इस पूरे चैप्टर को बेसिकली हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कवर करेंगे एंड इन द सेकेंड पार्ट हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा सा स्पेस है, ये बोर्ड के बराबर एक स्पेस है। हम लोग एक यूनिट चार्ज मतलब +1 कूलम का चार्ज बहुत दूर से, इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ तक लेके आते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क होगा। अब वो वर्क होगा, जरूरी नहीं है कि हम लोग +1 कूलम का ही चार्ज लेके आए। हम लोग कितना भी बड़ा चार्ज लेके आते हैं तो जो भी वर्क होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर इन द फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग काम करेंगे, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हमारा जो +q चार्ज है वो इधर है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स का डायरेक्शन भी इधर होगा। तो जो चार्ज है वो हमारा मूव करने लगेगा। लेकिन अगर हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएं। अगर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खुद से वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं तो उस केस में जितना भी वर्क होगा उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आगे पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि फोर्सेस कंजर्वेटिव तब होते हैं कि अगर उस फोर्स की प्रेजेंट में हम किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाते हैं तो जो भी वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर हम एक पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से, चार्ज +q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मान लीजिए लेके जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब कि इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। अब इस +q चार्ज को हम मूव कराते हैं पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच में। बहुत सारे पाथ है, मान लीजिए सबसे ऊपर वाले पाथ से अगर हम जाते हैं तो W1 अमाउंट ऑफ वर्क होता है, सेकेंड पाथ से जाते हैं तो W2 अमाउंट ऑफ वर्क होता है। इसी तरह से हमने 4 अलग अलग रास्ते लिए और चारों अलग अलग रास्ते से W1 वर्क, W2, W3, W4 इतना वर्क होता है। लेकिन बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मतलब हमको यहां से यहां जाना है,
हम भले ही हम सीधे चले जाएं, लंबे रास्ते से जाएं, छोटे रास्ते से जाएं, किसी भी तरह के रास्ते से जाएं, भले ही हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हो या 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हो, बस किस पे डिपेंड करता है वो वर्क डिपेंड करता है कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था और हमारा फाइनल पॉइंट क्या था। मतलब कि वर्क डन जो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वो डिपेंड करेगा कि चार्ज की इनिशियल पोजीशन क्या है और चार्ज की फाइनल पोजीशन क्या है। हम किस रास्ते से गए हैं उसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा एक पॉइंट P था जिसके ऊपर प्लस Q चार्ज रखा हुआ था, प्लस Q चार्ज रखा हुआ था। हमारे पास एक +1 कूलम का चार्ज, जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि हमें यूनिट चार्ज मूव कराना है, ठीक है। अब अगर हम यूनिट चार्ज को यहाँ से मूव कराते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट A था और यहाँ से हम लोग थोड़ी देर के बाद B पे आ गए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके, डेल्टा R डिस्टेंस ट्रैवल करके। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर रहा होगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लग रहा था वो किधर लग रहा होगा, टुवर्ड्स R लग रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स मूव करा रहे हैं, जो कि यहाँ पे था कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम मूव कराएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर था, हम इसको इधर मूव करा रहे हैं। अगर हम कोई भी फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट मोशन करा रहे हैं तो क्या मतलब हुआ कि हम कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। अब अगर हमने इसको मूव कराने में हमें इसके बराबर का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, बट इन किस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो माना कि +1 कूलम का चार्ज हम पॉइंट R से पॉइंट P पे शिफ्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स FEXT जो हम लगा रहे हैं। तो अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, डेल्टा R डिस्टेंस ट्रैवल करने में, मतलब छोटा सा डिस्टेंस अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटा सा वर्क होगा, तो डेल्टा W क्या होगा, डेल्टा W विल बी माइनस F एक्सटर्नल को FE के बराबर कर देंगे, अभी हम पॉजिटिव अगर ले रहे हैं, ठीक है, और dr इधर है, F डॉट dr होता है, F डॉट dr ये हमारा छोटा सा वर्क। पूरा वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर अगर हम लगाते हैं और कहां से कहां मूव करा रहे हैं, पॉइंट R से लेके पॉइंट P तक, तो ये हो जाएगा कि हमें कोई एक पर्टिकुलर चार्ज को अगर मूव कराना है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट लेके, वेक्टर क्वांटिटी है, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ जाता है हमारा टोटल वर्क डन। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, जैसे कि नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे कि हमने हर वीडियो में बोला है कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाते जाइए। अब अगर हमने देखा था कि अगर एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो क्या होता है कि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब क्या कि ये पॉइंट था, एक क्यू चार्ज रखा हुआ था, क्यू चार्ज की वजह से अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमें इस P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पे है इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इंफिनिटी पे +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ था, +1 कूलम का चार्ज मान लें इनिशियली यहाँ पे आया एक इंटरमीडिएट पोजीशन P डबल डैश, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव किया, डेल्टा R डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं R डैश है, R डैश पोजीशन पे आया और वहां से डेल्टा R डिस्टेंस और ट्रैवल किया और फाइनली यहाँ पे आ गया।
हम लोगों ने डेफिनेशन देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू अ स्टैटिक पॉइंट, दिस विल बी द रेफरेंस पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि फोर्स एट पी डैश, कितना फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 q इंटू 1 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। अब इसी फोर्स, ये फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। हम लोग मोशन चार्ज को मूव किधर करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, मतलब dr वेक्टर कह सकते हैं, इधर होगा। तो टोटल जो वर्क होगा वो कितना होगा, फोर्स इनटू डॉट एफ डॉट डी आर, कहाँ से ला रहे हैं, डिस्टेंस। पहले हमें निकालना है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है, और स्पेसिफिक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर। हमें पी पे ला के रख देना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये हो जाए, यहां से निकलेगा हमारा टोटल वर्क डन, निकालते हैं इन्फिनिटी आर, एफ कितना है 1/4πε0 q अपॉन आर डैश का स्क्वायर इंटू डी आर डैश। अब देखिए जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, और जो डिस्टेंस है हम मूव किधर करें, इधर। कितना एंगल लगेगा, cos 180, cos 180 इज -1, कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लेते हैं, 1/4πε0 डी आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। क्या होगा इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ आर डैश की पावर -2 डी आर डैश फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इंटीग्रेशन हमें पता ही है, आर की पावर एन, डी आर का इंटीग्रेशन होता है आर टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। आर डैश की पावर -1 अपॉन में -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा q/4πε0 1/r, कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि 1/∞ 0 हो जाता है। तो अगर हमने किसी एक चार्ज +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे लेके आते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा। पोटेंशियल, अब वर्क डन, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट P। तो ये वर्क जो होगा वो क्या होगा, ये वर्क हमारा पोटेंशियल एट P के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज 1/4πε0 q अपॉन r। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किस पे डिपेंड करती थी, सिर्फ चार्ज पर, डिस्टेंस पे, डजेंट मैटर कि हम कौन सा चार्ज मूव करा रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, डजेंट मैटर कि हम +1 कूलम का चार्ज मूव करा रहे हैं या 100 कूलम का चार्ज मूव करा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इसके क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा इजी हो जाते हैं। यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। अगर इसका डायमेंशन निकालना हो, डायमेंशन ऑफ वी क्या होता है, वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinite to a particular infinity to a particular point, v is equals to w by q भी आप याद रख सकते हैं। w का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्टेंस, q is equals to it मतलब a t, तो v का डायमेंशन आ गया m l2 t minus 3 a minus 1। ये हो गया वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
डायमेंशन। ये जो प्रूफ था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये एग्जाम्स में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में तो जरूर आता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस प्रूफ को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे कि मान लीजिए बोला गया कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 5 × 10⁹ कूलम का चार्ज है, उस चार्ज की वजह से 10 मीटर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि हमको आर की वैल्यू भी दे दिया है, क्यू की वैल्यू भी दे दिया है, तो सिंपल बोल रहा है क्या निकालने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0 Q/R। अब अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। जैसे कि डाइपोल के प्रेजेंस में हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया जाता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, और फिर थीटा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, और उसके बाद वहां से एक्सियल पॉइंट के लिए भी डिराइव हो जाएगा और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए भी डिराइव हो जाएगा। तो हम लोग अगर देखें, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट P लिया, ये फर्स्ट चार्ज है, ऐसे ले लेते हैं। मान लिया इसको ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस r1, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस r2। हम लोग क्या करते थे कि r डिस्टेंस पे पॉइंट लेते थे। अब यहाँ पे ये पॉइंट कहीं इंक्लाइंड है, ये डाइपोल का सेंटर कंसिडर कर लेते हैं, सेंटर पे ही होता है। जब डाइपोल के सेंटर से इसको ज्वाइन किया हमने, तो ये यहाँ पे r डिस्टेंस से जुड़ गया, ये a हो गया और ये a हो गया। इतना होने के बाद अगर हम लोग देख लें कि ये थीटा एंगल है, मान लेते हैं, तो ये कितना एंगल हो गया, 180 माइनस थीटा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे अगर हम अपना रिजल्टेंट फॉर्मूला यूज करें, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला यूज करने पे क्या होगा, r1 स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, and r2 square will be a square plus r square plus 2ar cos theta। पर बहुत सिंपल सा है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट, तो वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। अगर इन दोनों का सम होगा और वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो सिंपल सी बात है, ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B, 1/4πε0 Q/R1, यही फॉर्मूला था, प्लस 1/4πε0 माइनस Q/R2, स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से 1/4π Q/4πε0 बाहर ले लें अगर, तो अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आंसर तो हमेशा R के टर्म्स में आना चाहिए। यहाँ से क्या करें, अगर हम लोग r1 स्क्वायर को इवेल्युएट करें, r1 स्क्वायर को कैसे इवेल्युएट करते हैं, पूरे में से r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा अपॉन r, ये बचेगा। इसी तरह से r2 स्क्वायर भी क्या होगा, r स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा अपॉन r, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही सेम असम्पशन कि जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा दूर पे है, मतलब r इज वेरी मच ग्रेटर दैन इक्वल टू a, तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या होगा, ये कैसा टर्म हो जाएगा, ये हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, एक ये चीज हो जाएगी नेग्लिजिबल। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है कि r1 स्क्वायर विल बी r स्क्वायर
1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r। एक को हम सॉल्व कर रहे हैं, एक आप सॉल्व कर लीजिएगा। r1 क्या हो जाएगा, r 1 माइनस 2a cos थीटा अपॉन r की पावर 1/2। अब एक हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x इज वेरी मच लेस दैन 1। तो यहाँ पे क्या है कि r जो है वो a से बहुत ज्यादा बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होने की वजह से फ्रैक्शन 1 से कम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 a cos थीटा अपॉन r, कुछ ऐसे हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन r1 कितना आएगा, 1 अपॉन r1 विल बी, तो पहले r1 लिख लेते हैं, r1 विल बी r 1 माइनस a cos थीटा अपॉन में r, ये आ जाएगा r1। इसी तरह से r2 निकाल लेते हैं। सर अगर हम लोग 1 अपॉन r1 निकाल लें तो 1 अपॉन r1 विल बी 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r की पावर -1। फिर सेम चीज बायनोमियल लगा सकते हैं। अगर बायनोमियल ना समझ में आए तो बहुत जल्द बायनोमियल थ्योरम की वीडियो भी अपलोड होगी हमारे चैनल पे। 1 अपॉन r1 विल बी 1 अपॉन r 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, ये होगा। इसी तरह से सिमिलर तरह से अगर हम इसके लिए R2 के लिए भी प्रोसीड करेंगे तो 1 अपॉन R2 विल बी 1 अपॉन R 1 माइनस a cos थीटा अपॉन R। 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यू उठा के पोटेंशियल एट पॉइंट P में अगर सब्सटीट्यूट करें कुछ ये आएगा। बहुत सिंपल प्रूफ है लेकिन आता है एग्जाम में। 1 अपॉन R कैंसिल हो गया। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से डायग्राम हटा देते हैं, नहीं डायग्राम नहीं हटाते हैं, क्या हटाया जाए, ये हटाते हैं। नोट डाउन करते जाइएगा वरना कोई लिंक नहीं मिलने वाला है कि कहाँ पे क्या था। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, ये आएगा। अब याद कीजिए डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था। डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब q इंटू 2a। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल at any point at which is at distance r from the center of the dipole making angle theta with the axis of dipole, ये आ गया। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चीज में देखा था कि दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एक्सियल पॉइंट और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट अगर होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो v एक्सियल कितना होगा, cos 0 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। अगर यही पॉइंट हमारा डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट होता, डाइपोल के इक्वेटर पे होता, तो थीटा कितना होता 90 डिग्री, cos 90 0, तो v इक्वेटोरियल कितना हो जाता 0। मतलब किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट प्लेन पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय अगर याद हो तो कोई भी चीज 0 नहीं आ रही थी, नाइदर एक्सियल पॉइंट पे, सॉरी एक्सियल, ना एक्सियल पॉइंट पे ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही थी। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में क्या होता है कि इक्वेटोरियल प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा वो उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला हम लोगों ने देखा था, सेम चीज उधर की तरह ही चल रहा है कि अगर हम लोगों ने ड्यू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाला था, पहली चीज
उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस निकाला था। तो जब हमारे पास हमको पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम होना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निकालेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब यह हुआ कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, 3 लेके चलते हैं, काफी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट O है और हमें यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं, सिंपल पढ़ते हैं, आदत पड़ती है, क्योंकि ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3। एक और चीज इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम -Q3 ले लेते हैं, तो दो चीजें एक में कवर हो जाएंगी। अब अगर हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है, तीनों की वजह से अलग अलग निकाले, ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, प्लस नहीं माइनस, क्यों, क्योंकि जो चार्ज है वो हमेशा साइन के साथ रखा जाएगा। तो नेट पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, अगर इसको समराइज्ड फॉर्म में लिखा जाए तो ये होगा समेशन Qi अपॉन Ri फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 टिल n। मतलब मान लिया कि पूरे सिस्टम में n चार्जेस है, तो सारे के लिए Qi अपॉन Ri का रेशियो निकालिए, सबको ऐड करिए विद साइन ऑफ द चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा आ जाएगा। यहां तक नोट डाउन करिए। अब अगर हमारा, अच्छा कुछ एक और टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ नहीं है उस टॉपिक में, बट उसकी डेफिनेशन, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, उस पे बेस्ड कंप्लीटली बेस्ड नहीं, पर वो बेसिक लेके चलता है कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स का। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, 3 पार्ट। सरफेस का मतलब तो हो गया सरफेसेस का कि 2 अलग अलग पॉइंट होगा, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, ऐसे 2 पॉइंट या ऐसे बहुत सारे पॉइंट जहां पे पोटेंशियल बराबर है। मतलब कि अगर 2 पॉइंट है P और Q, और हम बोलते हैं कि VP जो है वो पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट Q बराबर है, तो ये दोनों पॉइंट किस सरफेस पे लाई कर रहे होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक चार्ज है, ये एक सेंटर ऑफ द सर्कल पे रखा हुआ है, ठीक है, एक सर्कल था, इसके सेंटर पे रखा है, मतलब ये r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है, सब r डिस्टेंस है। इसके सरकमफेरेंस पे अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स लें P, Q, R, तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल P पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, वही पोटेंशियल हमारा Q पे होगा और वही पोटेंशियल हमारा R पे होगा। तो ये सरफेस जो है ये कैसा सरफेस हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, हो गया। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे उस सरफेस पे लाई करने वाला जितना भी पॉइंट होगा, उस पर्टिकुलर सरफेस पे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल बराबर होगा। अब मान लेते हैं एक और चीज थी कि हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, जो कि इन्फिनिटी लेके चल रहे थे, वहां से लेके किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट तक लाना है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट था, P एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है Vp और यहाँ पे पोटेंशियल है Vq। हम एक पर्टिकुलर चार्ज R ले लेते हैं, क्योंकि चार्ज को हम Q लेंगे। हमें नहीं पता कि पोटेंशियल किस वजह से है, हो सकता है कि इन्वायरमेंट में हजारों चार्ज हो और हजारों चार्ज की वजह से P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल Vp आ रहा है और हजारों चार्जेस की वजह से R पॉइंट पे नेट पोटेंशियल Vr आ रहा है। हम यहाँ से प्लस टू चार्ज को मूव कराना शुरू करते हैं, तो जो टोटल वर्क होता है, अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, इन्फिनिटी ले रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ले रहे थे। वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस
इनटू जो भी हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट इनटू जिस भी चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को दो पॉइंट के बीच में मूव करा रहे हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग बात होती है। पोटेंशियल क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के पे जो भी पोटेंशियल होगा उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। Vp माइनस वी आर निकाला, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो ठीक है, हो गया। अब अगर हम किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराते हैं, मतलब हम जो चार्ज है वो Vp से लेके Q पे जा रहे हैं, तो हमारा वर्क कितना होगा, चार्ज इंटू वी क्यू माइनस वीपी। अब जो सरफेस है वो कैसा है, इक्वी पोटेंशियल है, वीपी वी क्यू के बराबर है, तो वर्क कितना होगा, 0। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वर्क डन इफ वी मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो आंसर क्या होगा, वर्क डन विल बी 0 बिकॉज देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस और बिकॉज the points will be on the same potential। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस से यही एक आध मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क क्या होगा, इतनी चीजें हो गई। अब अगर वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज रखा हुआ है तो वहां पे क्या पोटेंशियल, वहां पे क्या ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक चार्ज है भाई, आपस में पोटेंशियल एनर्जी तब होगी ना जब कुछ वर्क होगा। अगर यहाँ पे सन्नाटा रखा हुआ है और कोई दूर से आ रहा है तो आने में उसको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, भीड़ का हिस्सा होने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ है ही नहीं, कोई उसको रेजिस्ट कर ही नहीं रहा है कि हाँ नहीं भाई आप नहीं आ सकते अंदर। एक खाली एरिया था, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, एक चार्ज हमने इंफिनिटी पर लिया, उसको ले आके यहाँ रख दिया। जब कोई और चार्ज मौजूद ही नहीं है तो कोई उसके मोशन को अपोज कर ही नहीं रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, तो उसको लाने में कुछ वर्क होगा ही नहीं, और वर्क होगा नहीं अगर, तो वर्क नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि वर्क ही तो, जितना वर्क होगा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कम से कम दो चार्ज तो होने ही चाहिए। अब दो चार्ज का मोशन करने के लिए कि अगर हम मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिस्टम असेंबल करते हैं। सिस्टम असेंबल करने का मतलब कि पहले हमारी जो भी रीजन था वहां पे कोई भी चार्ज नहीं था, हम लोग एक चार्ज लाते हैं, सबसे पहला स्टेप, ठीक। एक चार्ज क्यू था, सब कुछ इन्फिनिटी से ला रहे हैं कि इन्फिनिटी एक यहाँ पे रीजन था, बहुत सारे चार्जेस थे, प्लस क्यू चार्ज लाए, यहाँ पे पहला चार्ज लाए, कितना वर्क हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ भाई। दोबारा में क्या था कि प्लस क्यू चार्ज अब पहले से यहाँ पे रखा हुआ था, अब अगर हम दूसरा मान लेते हैं Q1 लेके आए, ठीक है, अब हम दूसरा Q2 चार्ज लेके आते हैं, प्लस हो या माइनस डजंट मैटर, इन्फिनिटी से लेके आए, यहाँ पे लाके रखे। अब यहाँ पे जब इसके R डिस्टेंस पे लाके रखे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, क्या होगा, वर्क होगा, क्या चार्ज मूव करा रहे हैं, Q2, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे तो जीरो होता है, Q पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, खुद की वजह से तो होना नहीं है, तो आसपास मौजूद जितने भी चार्जेस होंगे उनकी वजह से पोटेंशियल होगा, मतलब Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ये क्या हो गया, सेकेंड चार्ज को लाने में जो वर्क लगा वो हो गया, तो ये कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, U2। यहाँ पे U1 पहले चार्ज को लाने में जो एनर्जी मिली कुछ नहीं मिली। थर्ड केस कि हमारे पास Q1 चार्ज था, इससे R डिस्टेंस पे Q2 चार्ज था, हम मान लेते हैं कि हम R ही कुछ ऐसा मान लेते हैं कि हम Q3 चार्ज को लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, एक स्क्वायर पे असेंबल करते हैं, मान लीजिए R ही डिस्टेंस पे, ठीक। ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, ये R पॉइंट था।
अब अगर हम कितना वर्क होगा W3, Q3 चार्ज को मूव करा रहे हैं, पोटेंशियल कहाँ लेंगे, R पॉइंट पे लेंगे, और इन्फिनिटी का तो जीरो होता ही है जहां से हम चार्ज लेके आ रहे हैं। अब अगर R पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो R पॉइंट पे पोटेंशियल P की वजह से भी होगा और Q की वजह से भी होगा, मतलब पोटेंशियल एट R ड्यू टू P प्लस पोटेंशियल एट R ड्यू टू Q। कितना हो गया, 1/4πε0 RP Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, ये लेंगे डायगोनल ऑफ द स्क्वायर √2R, ये हो गया √2R प्लस Q और R पॉइंट के बीच में डिस्टेंस R, ये हो गया W3। वर्क डन in bringing the third charge at any vertex of the square, जिसकी दो वर्टेक्स पे पहले से था, तो ये U3 हो गया हमारा, यहीं पे लिख देते हैं, ये U3 हो गया। इसी तरह से जब हम चौथा चार्ज लेके आएंगे तो चौथा चार्ज जब हम यहाँ पे रखेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट है S पॉइंट, जब S पॉइंट पे हम चौथा चार्ज रखेंगे तो S पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो टोटल पोटेंशियल S पॉइंट पे निकाल के Q4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो W4 आ जाएगा। ये पूरा जब सबको एड ऑन करेंगे तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया जो हमारा रिक्वायर्ड था इसको चार्जेस को असेंबल करने में। अब चार्जेस को असेंबल करने में जितना भी वर्क लगा है वो क्या होगा, उस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी बन के वो स्टोर हो चुका होगा। अब ये तो बिहाइंड द सीन वाली बात हो गई ना। अब अगर आपको, हम तो ये नहीं, क्वेश्चन में ये तो मिलेगा नहीं कि भाई हाँ हमारे पास 100 चार्ज थे, सब इन्फिनिटी पे रखे हुए थे बहुत दूर दूर, सबको उठा के लाया जा रहा है, उठा के लाके एक जगह पे असेंबल किया गया, अब बताइए कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये तो होना नहीं है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास चार्जेस ऐसे करके असेंबल थे, अब अगर हमारे पास चार्जेस ऐसे करके असेंबल थे तो हम देखेंगे कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, फॉर्मूला क्या बन गया पोटेंशियल एनर्जी का, सिंपल 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों के बीच में डिस्टेंस, एक बनेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन A प्लस 1/4πε0 Q3 Q4 अपॉन A प्लस 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन A। इसके इन चार के अलावा कोई और पेयर बन रहा है, बन रहा है, ये भी तो बन रहा है Q1 Q3 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन √2A प्लस 1/4πε0 Q2 Q4 अपॉन √2A, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपको कोई पेयर दिख रहा तो बताइए, नहीं दिख रहा होगा, तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, चार चार्जेस रखे थे तो 6 पेयर बने, तो पेयर कितने बनेंगे अगर इन केस, अच्छा ये पूरी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग जो पिछला तरीका असेंबलिंग वाला निकाल रहे थे उसमें भी जब हम सारे वर्क डन को ऐड करते तो ये ही 6 पेयर आते, आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन केस देयर आर n चार्जेस, n चार्जेस हैं तो कितने पेयर्स बनेंगे, हर दो के बीच में पेयर्स बनेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे हमारे nc2, nc2 इज नथिंग बट, चलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में तो ये होगा ही, nc2 हमारा हो गया, जैसे यहाँ पे कितना था, कितने चार्जेस थे 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल, ये आता हमारा आंसर 6। तो कुल मिला के आंसर अगर लिखा भी जाए, अगर आपको फैक्टोरियल निकालने आता है तो वेल एंड गुड, कुछ ये होगा, इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। तो अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी बनाना भी चाहेंगे तो 6 चार्ज दे देंगे, 6 चार्जेस अरेंज ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन बोल दिया, हेक्सागन बना लिया, सारे चार्जेस रख लिया, सारे पेयर्स ले लिया, हर पेयर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सबको ऐड कर दिया। सबसे जो मजे की बात होती है वो ये होती है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर वगैरह का
सीन नहीं है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़े, हमें बहुत सोचना पड़े, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब अलग उठाना है, सबका मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज को बस साइन के साथ रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है और मूव करने में वर्क हो रहा है, तो उस बॉडी के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। जैसे कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है या 11th की फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि अगर कोई बॉल है उसको हमने ऊपर फेंका, उसकी हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई स्प्रिंग है उसको हमने कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग कंप्रेस होते ही मोशन हो रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर आपको एक चीज याद हो कि हम लोगों ने एक बार एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा था। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोगों ने एक डाइपोल रखा था, तो डाइपोल को क्या, डाइपोल के ऊपर क्या लगता था? डाइपोल को ये होता था कि डाइपोल के ऊपर दो फोर्सेस लगते थे, इक्वल एंड अपोजिट, जो कि कपल बनाते थे, और उस कपल की वजह से डाइपोल के ऊपर लगता था एक टॉर्क। अगर डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगता था तो डाइपोल होता था रोटेट। अगर डाइपोल रोटेट हो रहा है तो मतलब क्या हुआ? मोशन हो रहा है। रोटेट हो रहा है तो कुछ वर्क हो रहा होगा, वर्क हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही होगी। वही सेम चीज अगर हम लोग लेके चले, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड है वो कैसी है? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने एक डाइपोल रखा Q1 Q2, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, मान लेते हैं कि वो इनिशियली θ1 एंगल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, सॉरी, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो भी डायरेक्शन है, मतलब जो भी एंगल है वो इतना है, और कुछ थोड़े समय बाद क्या होता है, डाइपोल रोटेट करने के बाद θ2 एंगल बनाता है। मतलब थीटा इनिशियली कितना था? θ1, और थीटा फाइनली कितना हो गया? θ2। वर्क डन क्या होगा? देखो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही होता था, F.dr। अब जब वो मोशन, लीनियर मोशन के केस में जब रोटेशन होता है तो फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस कर देते हैं, और रोटेशन हो रहा है तो डिस्टेंस को हम एंगल से, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या था हमारा? टीई साइन थीटा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसके पहले वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, वहां पे टॉर्क का प्रूफ किया गया है। किसी भी डाइपोल के लिए अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक, डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। लिमिट रखते ही जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अगर और इवेल्युएट करते हैं तो पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। मतलब जो इतना वर्क हो रहा होगा वो क्या होगा? स्टोर हो जाएगा डाइपोल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारा इतना वर्क स्टोर हो जाता है, अब बहुत सारे केसेस लेके चलेंगे कि जो पहले इनिशियली था कि लेट जो डाइपोल था वो θ1 90 डिग्री बना रहा है, अगर θ1 90 डिग्री और फाइनल थीटा में कुछ पर्टिकुलर एंगल थीटा पे वो पहुंच जाता है, तो वहां पे एनर्जी कितनी होगी? पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो इसको लिखा जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। फाइनल पोजीशन के केस में थीटा दिया जाएगा। तो ये सारे तो केसेस बनाने वाली बात होगी। जनरल फॉर्मूला है माइनस पी कॉस ऑफ फाइनल एंगल माइनस कॉस ऑफ इनिशियल एंगल। तो जहां जहां पे भी मोशन होगा वहां वहां पे कुछ ना कुछ वर्क होगा, और जब वर्क होगा तो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड फॉर दिस डिस्कशन। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन या नीचे मेंशन हमारी वेबसाइट पे क्वेरी बॉक्स है, आप क्वेरी बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन, जैसे एक मिनट, रिलेशन बिटवीन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन देखा था, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। देखा था कि अगर हमारा एक चार्ज कैपिटल Q है और एक चार्ज स्मॉल q है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है P पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट क्या होगी, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और फोर्स कितना लग रहा होगा दोनों के बीच में, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल जो रिलेशन आ रहा था वो आ रहा था E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। Q क्या है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड निकाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है। अब हमारा काम है कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, सबसे पहला पॉइंट, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ मूव करती हैं, फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे करके फील्ड लाइंस जा रही थी। यहाँ पे अगर हम कोई भी एक सरफेस लें तो वो सरफेस कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों, क्योंकि हर जगह पे सेम पोटेंशियल होगा। यानी ये सरफेस 1 है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक सरफेस 2 लें, S2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लें डेल L, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो, जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dl। मतलब मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस d/dl ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से चेंज हो रहा है। जाहिर सी बात है, दूर जाते जाएंगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जितनी दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। ये आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है कि रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा है, 4r² प्लस 2r प्लस 6k, इस तरह से मूव कर रहा है। पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल्स टू 10 निकालना है। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे dV/dr, डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये आएगा 8r प्लस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल्स टू 10 निकालना है, r की वैल्यू 10 रखेंगे, आंसर आ जाएगा 82 न्यूटन पर यूनिट के साथ। यहाँ पे भी यूनिट दी रहेगी। इसी तरह से अगर हमको पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है तो E डॉट dr निकालना है। पोटेंशियल फ्रॉम r1 से r2 के बीच में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा आंसर वो आएगा VR2 माइनस VR1 माइनस का ये वाला माइनस। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिशन में ये इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एज नहीं कि 20-25 क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर इस फॉर्मूले पे आते हैं तो ये फंक्शन बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड करता है तो अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंप्लीट नॉलेज है तो सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तब थोड़ा सा ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना इजी फंक्शन नहीं देगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देगा, क्योंकि वो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है। ये तो जेई की बात हो गई। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो उस केस में थोड़ा सा ये फंक्शन सिंप्लीफाई कर देता है, बट ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता जरूर है। मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो और अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम इस सीरीज को ब्रेक करते हुए पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, उससे आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका पार्ट 1 यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर्स कवर करेंगे और कैपेसिटर कवर करने के बाद हमारा सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से अगर आपको ये वीडियो अगर आपको प्रोडक्टिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी बोलिएगा कि अगर प्रोडक्टिव लगी है तो वो फर्दर ऑन शेयर करते जाए, इस चेन को रुकने ना दें। लाइक की और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते जाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता चला जाए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप सो कि आपको पसंद आया होगा।
जो भी सजेशन होगा रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीडियो या कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में आराम से मेंशन कीजिएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने वीडियो लेक्चर्स को फर्दर ऑन इम्प्रूव करते रहें। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।